सेक्शन नंबर 16 आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन सेक्शन नंबर 16 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। सभी अपना प्रैक्टिकल बुकलेट निकालो। सेक्शन नंबर 16 के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइम लिमिट के लिए है। टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का यहाँ पर कितने टाइम में हम अवेल कर सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, XYZ लिमिटेड, कौन सी कंपनी? XYZ लिमिटेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, XYZ लिमिटेड ये कंपनी है। परचेज द गुड्स वैल्यू ₹6 लाख। इसने क्या किया? परचेज किया गुड्स, परचेज किया गुड्स। कितने रुपए का गुड्स है ये? 6 लाख रुपीज़ का गुड्स है। और यहाँ पर इसमें एक्सक्लूसिव ऑफ CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। देखो इसमें इंक्लूड नहीं है CGST और SGST, इसमें इंक्लूड नहीं है। कितना परसेंटाइल है? CGST 9% और SGST भी कितना है? 9%। ठीक है। अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस डेटेड 25 दिसंबर 2017। देखो इनवॉइस कौन सी डेट का है? इनवॉइस कौन सी डेट का है? 25 दिसंबर 2017 का है। ये जो अपन ने गुड्स खरीदा है उसका इनवॉइस कौन सी डेट का है? 25 दिसंबर 2017 का। द कंपनी मेड पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द सेम डेट। कंपनी जो है उसने सप्लायर को पेमेंट सेम डेट पर कर दिया, यानी XYZ लिमिटेड ने पेमेंट कर दिया। कौन सी डेट को पेमेंट कर दिया? 25 दिसंबर 2017 को पेमेंट कर दिया, क्योंकि क्या बोला है कि पेमेंट तो सेम डेट पर ही कर दिया। नेक्स्ट आगे इसने बोला है कि सिंस देयर वॉज ए डाउट रिगार्डिंग द एडमिशिबिलिटी ऑफ द टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनपुट्स। यहाँ पर डाउट है कि जो इनपुट्स है उसका टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा या नहीं होगा। द कंपनी डिडंट टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ इनपुट्स। देखो अपने को इनपुट जिस डेट पर रिसीव हुआ उस डेट पर कंपनी ने ITC नहीं लिया। क्लियर है? यहाँ पर अब कंपनी को डाउट लग रहा है कि मुझे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। द कंपनी ऑब्टेन्ड द सर्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द लीगल कंसल्टेंट हु ओपिनियन दैट गुड्स वर एलिजिबल एज इनपुट्स अंडर द इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स। देखो कंपनी ने एक लीगल कंसल्टेंट को अपॉइंट किया और उस लीगल कंसल्टेंट ने बोला कि आप यहाँ पर ITC रूल्स के अकॉर्डिंग इनपुट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। और ये जो ओपिनियन है वो रिसीव हुई थी 5 मई 2018 को, यानी जो लीगल कंसल्टेंट है उसने 5 मई 2018 को, लीगल कंसल्टेंट जो है उसने 5 मई 2018 को यहाँ पर अपना सजेशन दिया कि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं 5 मई 2018 को। द कंपनी नाउ वांट्स टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन सच इनपुट्स। इसीलिए कंपनी चाहती है कि मैं यहाँ पर इन इनपुट्स पर क्या ले लूँ? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूँ। क्लियर है? कैन इट डू सो? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है क्या। देखो सबसे पहले आपको मैंने सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 में मैंने बताया था कि एक कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कब तक क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फर्निश जिस डेट पर किया है, जो भी दोनों में से पहले हो जाए उस डेट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है। ITC कैन बी क्लेम्ड, ITC कैन बी क्लेम्ड, ITC को अपन क्लेम कर सकते हैं अप टू द ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ, अप टू द ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ का ड्यू डेट तक, और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फर्निश करने की डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप ITC क्लेम को फाइल करने का टाइम लिमिट मैक्सिमम यहाँ तक होता है। तो कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? तो सबसे पहले आपको बताना है कि कंपनी कहाँ तक क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट आगे इसने बोला है द कंपनी हैज़ फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न
for the year 2017-18 on the 12th of August 2018। देखो सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला है, कंपनी ने एनुअल रिटर्न कब फाइल किया, कंपनी ने एनुअल रिटर्न फर्निश किया है, कंपनी ने एनुअल रिटर्न फर्निश किया है 12 ऑफ अगस्त 2018 को। देखो मेरी बात सुनो, जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 है, तो इसका नेक्स्ट सितंबर मंथ का मतलब सितंबर 2018, सितंबर 2018 का रिटर्न कब तक फाइल हो जाना चाहिए, 20th ऑफ अक्टूबर तक, तो 20th ऑफ अक्टूबर 2018। और इसने क्या बोला कि एनुअल रिटर्न कब फर्निश कर दिया, 12th ऑफ अगस्त 2018 को। विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से पहले कौन सी डेट है, 12th ऑफ अगस्त 2018। क्लियर है, यानी आप 12 अगस्त 2018 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो, जबकि वो पर्सन तो 5 ऑफ मई 2018 को ही क्लेम कर रहा है। तो क्या कर सकता है, क्या बिल्कुल कर सकता है, आप 12 अगस्त 2018 तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आप 5 ऑफ मई 2018 को ही क्लेम कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 5 मई 2018 को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आती है आप सभी को। तो आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं वो आपको कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में आपको डिफाइन कर रखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप कब तक क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपने को एडमिशिबल आईटीसी का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है, एडमिशिबल आईटीसी का कैलकुलेशन करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information determine the amount of the input tax credit admissible to the ABC Limited। आपको input tax credit का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो ABC Limited कंपनी को एडमिशिबल होगा in respect of various inputs purchased during the month of September 2017। देखो सितंबर 2017 में कुछ इनपुट्स खरीदे हैं, उन इनपुट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इन्होंने बात करी है कि कितना आईटीसी मिलेगा, उसके रेस्पेक्ट में बता रखा है कि आपको यहाँ पर कितना आईटीसी मिलेगा। तो आप यहाँ पर कितना आईटीसी आपको मिलेगा, क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आपने गुड्स परचेज किया है विदाउट इनवॉइस। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें कि गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस। आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी पर्सन ने बिना इनवॉइस के माल खरीदा, बिना इनवॉइस के माल खरीदा है, कितने रुपए का माल है, 25,000 रुपये का गुड्स कंप्लीट है। अगर आपने बिना इनवॉइस के, अगर आपके पास इनवॉइस ही नहीं है, तो क्या आप यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईटीसी एडमिशिबल होगा या नहीं, आईटीसी एडमिशिबल और नॉट, आईटीसी एडमिशिबल और नॉट, आईटीसी एडमिशिबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका पूरा रीज़न आपको लिखना है, बिकॉज यहाँ पर सेक्शन 16 की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर डेबिट नोट होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा नोट लिखेंगे कि एप्लीकेंट जो है, जो भी यहाँ पर आईटीसी क्लेम करना चाहता है, उसके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, प्रॉपर डेबिट नोट होना चाहिए, तो ही वो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम द PQR लिमिटेड। एक कंपनी है PQR लिमिटेड, उससे उन्होंने गुड्स परचेज किया है। तो सेकंड क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम द PQR लिमिटेड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम PQR लिमिटेड, एक कंपनी है उससे गुड्स परचेज किया है। फुल पेमेंट इज मेड बाय द ABC लिमिटेड टू द PQR लिमिटेड अगेंस्ट सच सप्लाई, यानी पूरा पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट कर दिया। खरीदने वाला कौन था, खरीदने वाला ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड क्या है, रेसिपिएंट। सप्लायर कौन है, PQR लिमिटेड। तो यहाँ पर ABC लिमिटेड जो बायर है उसने PQR लिमिटेड को फुल पेमेंट कर दिया अगेंस्ट सच सप्लाई, बट टैक्स हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय द PQR लिमिटेड। पर इस सप्लायर ने अभी तक गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया। तो आप मुझे बताओ सेक्शन 16 क्या बोलता है,
supplier has made the payment to the government account as well as he also filed the return of GST under GST law। क्लियर है, सप्लायर ने अगर जीएसटी का टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में कर दिया है और रिटर्न फाइल कर दिया है तो ही यहाँ पर बायर क्या कर सकता है, यहाँ पर आईटीसी क्लेम कर सकता है। जब तक सप्लायर टैक्स का पेमेंट नहीं कर देता तब तक यहाँ पर बायर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो कितने रुपए का आईटीसी है? 1,20,000 रुपीज़ का आईटीसी है, यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रॉपर यहाँ पर नोट लिख के आना है, क्यों नहीं कर सकता। क्लियर है? तो आपके 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। पहले पॉइंट में ये था कि आपने बिना इनवॉइस के गुड्स परचेज किया है, तो बिना इनवॉइस के अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो इस केस में आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। सेकंड, सप्लायर ने अगर गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। आपने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है, क्या किया है? गुड्स परचेज किया है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। इसका मतलब क्या है कि आपने जो गुड्स परचेज किया है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। अगर देखो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, इसका मतलब अदर देन बिजनेस यूज है। तो आपकी पहली कंडीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि द गुड्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस और फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। आपका जो भी इनपुट्स है वो आपके बिजनेस में या बिजनेस के फर्दरेंस के पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। बट यहाँ पर तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये तो बिजनेस में यूज नहीं होगा, तो इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं अवेलेबल होगा? सेक्शन वाइज पूरा रेफरेंस देके लिख के आएंगे आप लोग कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 द गुड्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस or for the furtherance of business, and if it is not used for the business or for the furtherance of business then in such case ITC can't be claimed। okay, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द टीटी लिमिटेड। एक कंपनी है टीटी लिमिटेड, उससे गुड्स परचेज किया है। इनवॉइस ऑफ द टीटी लिमिटेड इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ द सितंबर 2017। आपको जो टीटी लिमिटेड का इनवॉइस है वो यहाँ पर सितंबर 2017 के महीने में क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। बट गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। देखो आपने यहाँ पर गुड्स तो परचेज कर लिया, गुड्स तो परचेज कर लिया। गुड्स कहाँ से परचेज किया है? टीटी लिमिटेड से परचेज किया है आपने। कहाँ से? एक कंपनी है टीटी लिमिटेड। बट यहाँ पर बोला है कि इनवॉइस तो आपको सितंबर में आ गया, इनवॉइस तो सितंबर मंथ में आ गया, बट बायर की प्रीमाइसेस में गुड्स जो है वो सितंबर मंथ में नहीं आके अक्टूबर मंथ में आया। तो देखो हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि बायर के पास जब गुड्स रिसीव्ड हो जाए, चाहे बायर खुद कलेक्ट कर ले या उसका एजेंट कलेक्ट कर ले, दोनों में से अगर जो भी कलेक्ट करता है यहाँ पर, तब यहाँ आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो क्या सितंबर मंथ में इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्या? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि गुड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड एट द बायर्स प्रीमाइसेस, क्योंकि गुड्स बायर की प्रीमाइसेस तक नहीं पहुंचा है। जब गुड्स बायर की प्रीमाइसेस में पहुंचेगा तो आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। क्लियर है? तो आपके 4 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? फर्स्ट पॉइंट था कि बिना इनवॉइस के गुड्स परचेज कर लिया। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर टैक्स का पैसा सप्लायर ने गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया। थर्ड ये था कि बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। और फोर्थ ये था कि सेम मंथ में यहाँ पर बायर के प्रीमाइसेस में गुड्स नहीं पहुँचा है। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट क्या है? गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम द एफ लिमिटेड। फिफ्थ पॉइंट है कि गुड्स परचेज्ड किया है, गुड्स परचेज्ड, गुड्स क्या किया? परचेज किया। किससे परचेज किया है? वैलिड इनवॉइस के अगेंस्ट में, अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस, यानी इनवॉइस एकदम प्रॉपर है। एफ लिमिटेड एक कंपनी है, फ्रॉम एफ लिमिटेड एक कंपनी है, और इस कंपनी ने टैक्स का पैसा भी यहाँ पर क्या करवा दिया?
डिपॉजिट करवा दिया, टैक्स का पैसा भी डिपॉजिट करवा दिया और इसके अलावा पेमेंट भी कर दिया और इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ, ABC लिमिटेड हैज़ मेड द पेमेंट टू द FF लिमिटेड फॉर सच परचेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखो टैक्स तो सितंबर मंथ में डिपॉजिट हो गया था, बट यहाँ पर बायर ने सप्लायर को अक्टूबर मंथ में पेमेंट किया। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस से सुनो, जो सप्लायर है उसने तो गवर्नमेंट को टैक्स तो सितंबर का सितंबर में दे दिया, ठीक है ना, बट बायर ने यहाँ पर सप्लायर को पेमेंट जो है वो अक्टूबर मंथ में किया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आपको ये पता है कि बायर के पास टोटल 180 डेज का टाइम होता है। कितने दिन का टाइम होता है? 180 डेज का टाइम होता है इनवॉइस की डेट से। अरे उसने तो 180 डेज के नेक्स्ट मंथ में ही पेमेंट कर दिया, तो इस केस में यहाँ पर उसको आईटीसी सितंबर मंथ में ही मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कितनी अमाउंट का है? 36,000 रुपीज़। तो यहाँ पर पूरा 36,000 का आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर के पास इनवॉइस की डेट से 180 दिन का टाइम लिमिट होता है। 180 डेज में अगर वो पेमेंट कर देता है तो इस केस में यहाँ पर क्या है कि आप सेम मंथ में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट 180 डेज में पेमेंट नहीं आया अगर बायर से, तो उसने बायर ने जो आईटीसी क्लेम किया है उसे वापस से रिवर्स करेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टोटल क्रेडिट ले सकते हैं 36,000 रुपीज़ का मैक्सिमम आप क्रेडिट ले सकते हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट है, नोट कर लें आप बली। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है आप सभी का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट गुड्स रिसीव्ड इन द लॉट और इंस्टॉलमेंट। देखो अगर आपको गुड्स लॉट में या इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड होता है तो आपका प्रोविज़न क्या है, पहले तो हम प्रोविज़न डिस्कस करते हैं। देखो कभी भी अगर आपको लॉट में या इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव होता है, कभी भी लॉट में या इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव होता है अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जिस डेट पर डिलीवर होगी वो डेट अपने लिए कंसिडर होगी, यानी उस डेट पर उस मंथ में हम क्या कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कंप्लीट है। तो अगर आपका सिंगल इनवॉइस है उसके अगेंस्ट में अपने को 4 लॉट डिलीवर करने हैं, तो 4th लॉट अपना जिस डेट पर डिलीवर होगा उस डेट पर आप क्या कर सकते हो, उस मंथ में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कंप्लीट है यहाँ तक? तो लिखे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, एस लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है जयपुर का। एस लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है जयपुर का। कहाँ का है? रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है जयपुर का। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है जयपुर का। यहाँ पर in a contract with the supplier for the supply of the input X in the October 2017। यहाँ पर क्या है, ये पर्सन क्या करेगा, इनपुट X से सप्लाई करेगा। कौन से मंथ में इनपुट X से सप्लाई करेगा? अक्टूबर 2017 में यहाँ पर क्या करेगा, इनपुट X को सप्लाई करेगा। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इट वॉज एग्रीड दैट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट ये एग्री हुआ है कि 10,000 kg ऑफ द इनपुट X विल बी सप्लाइड फॉर ₹7,28,000। यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये एग्री हुआ है कि 10,000 kg जो है इनपुट X का वो सप्लाई होगा 7,28,000 रुपये में इन 4 लॉट्स। क्लियर है? टोटल इनपुट X का 10,000 kg सप्लाई होगा, जिसका वैल्यू में अगर अपन बात करें तो 7,28,000 रुपीज़ है, और ये आपका 4 लॉट में सप्लाई होगा। कितने लॉट में सप्लाई होने वाला है? 4 लॉट में, जिसमें बताया है कि फर्स्ट लॉट जो है, जिसमें बता रखा है फर्स्ट लॉट जो है
वो 2500 kg का है, 2500 kg का है और वो 19 अक्टूबर को सप्लाई होगा। कब सप्लाई होगा? 19 अक्टूबर 2017 को सप्लाई होगा। सेकंड लोड जो है, सेकंड लॉट है 3000 kgs का। सेकंड लॉट कितना है? 3000 kgs का, जो 21 अक्टूबर को जाएगा। और थर्ड लॉट है 1500 kgs का, जो आपको 12 नवंबर को डिलीवर होगा। और फोर्थ लॉट 3000 kgs का, जो 1 दिसंबर 2017 को डिलीवर होगा। ये अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस है, इनवॉइस एक ही जा रहा है और उसके अगेंस्ट में 4 बार डिलीवर होगा। क्लियर है? तो लास्ट लॉट किस डेट पर डिलीवर हो रहा है आप मुझे बताएं कि लास्ट लॉट 1 दिसंबर 2017 को डिलीवर हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर जो गिवन केस है उसमें इनपुट एक्स हैज़ बिन रिसीव्ड इन द लॉट, हैंस द क्रेडिट ऑफ टैक्स ऑफ रुपीज़। कितना क्रेडिट है देखो, इसमें से अगर आप क्रेडिट निकालो 7,28,000, इसमें इंक्लूसिव है, ये क्या है? इंक्लूसिव है CGST एंड SGST। कितना है? 6%। तो 7,28,000 डिवाइडेड बाय आप कर लो 1112, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 6, तो ये आपका CGST निकल के आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्या करें, 7,28,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 6 करेंगे तो आपका SGST निकल के आ जाएगा। देखो 7,28,000 रुपीज़ में आपका C भी इंक्लूड है, S भी इंक्लूड है। इसका मतलब 6 + 6 टोटल 12 रुपीज़ इसमें किसका इंक्लूड है? यहाँ पर GST का इंक्लूड है। तो यहाँ पर 6 क्या है? C और 6 क्या है? S। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C निकल के आ जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका जितना भी आता है दोनों को मिला के आ रहा है 78,000 रुपीज़, तो ये आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 दिसंबर 2017 को डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद ही आप यहाँ पर ITC क्लेम कर सकते हैं। कंप्लीट है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब क्लेम कर सकते हैं? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाता है? डिलीवर हो जाता है। कंप्लीट है? नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, सेक्शन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन नंबर 17 आप लोग डालेंगे। सेक्शन नंबर 16 के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो चुके हैं। नेक्स्ट आप लोग डालेंगे सेक्शन नंबर 17। देखो सेक्शन नंबर 17 में आपका पूरा अपोर्शनमेंट है। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अपोर्शन करना है। आपके एग्जम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई हो रहा है और आपका टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई हो रहा है। एक ही इनपुट आ रहा है और उससे एग्जम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई होता है और टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई होता है। तो आपको एग्जम्प्टेड वाले पोर्शन पे यहाँ पर GST का क्रेडिट नहीं मिलेगा और टैक्सेबल जो सप्लाई है उसके लिए आपने जितना इनपुट यूज़ किया है उस पर GST क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है? तो यहाँ पर आपको अपोर्शन करना है। सेम अगर आप कोई गुड्स या कोई इनपुट आप परचेज कर रहे हो, उस इनपुट को आप बिजनेस यूज़ भी लेते हो और उस इनपुट को आप पर्सनल यूज़ भी लेते हो। तो इस केस में जो भी इनपुट पर्सनल यूज़ के लिए काम में आ रहे हैं उन इनपुट्स के ऊपर क्रेडिट अलाउड नहीं होगी, पर जो इनपुट्स बिजनेस यूज़ के लिए काम में आ रहे हैं उन इनपुट्स पर जितना इनपुट क्रेडिट है वो आपको क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। कंप्लीट है? तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस यूज़, पर्सनल यूज़ यहाँ पर कितना आ रहा है, एग्जम्प्टेड कितना सप्लाई हो रहा है, टैक्सेबल कितना सप्लाई हो रहा है। तो इन सब के बेसिस पर कहाँ पर आपको क्रेडिट मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा। और एक ही इनपुट है तो अपोर्शनमेंट का मतलब कुछ पार्ट पे तो मिलेगा और कुछ पार्ट पे नहीं मिलेगा। तो उससे रिलेवेंट सारे प्रोविज़न हमें कौन से सेक्शन में पढ़ने हैं? सेक्शन नंबर 17 में कवर करने हैं। तो सभी डालेंगे आप लोग सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 में क्या है? अपोर्शनमेंट ऑफ द क्रेडिट्स, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स एंड ब्लॉक क्रेडिट
एंड ब्लॉक क्रेडिट्स। देखो अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट का क्या मीनिंग है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम एग्जम्प्टेड भी बना रहे हैं, टैक्सेबल भी बना रहे हैं, या बिजनेस यूज़ भी करते हैं वही इनपुट और पर्सनल यूज़ भी करते हैं, तो कुछ पार्ट पर तो इनपुट का क्रेडिट मिलेगा और कुछ पार्ट पर आपको इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यही बाइफिकेट करना है, उसी को क्या बोला जाता है, अपॉर्चनमेंट, बंटवारा करना। और यहाँ पर ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्रेडिट आपको ब्लॉक रहेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, जिसमें अपने को प्रो राटा बेसिस पर क्या मिल जाएगा, क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज पार्टली यूज्ड फॉर द बिजनेस, पार्टली तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज आ रही है, पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस, पार्टली बिजनेस के लिए यूज आ रही है, और पार्टली फॉर अदर यूज एंड पार्टली फॉर अदर यूज, और पार्टली अदर यूज के लिए आ रही है, पार्टली फॉर अदर यूज। देखो अगर आप गुड्स और सर्विसेज है वो पार्टली तो आप बिजनेस पर्पस के लिए कंज्यूम कर रहे हैं और पार्टली आप अदर यूज के लिए कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमने एक इनपुट परचेज किया, हमने क्या किया, एक इनपुट परचेज किया है, तो इनपुट का कॉस्ट है अपना 1 लाख रुपए, कितना है 1 लाख रुपए। इसके ऊपर CGST और SGST लग के आया है, मान लेते हैं 12% का रेट है, 6,000 रुपये आपका CGST लग के आया और 6,000 रुपये आपका SGST लग के आया, टोटल कितना हो गया, 1,12,000 रुपये हो गया। अब इस इनपुट को आप क्या कर रहे हो ये इनपुट आपने परचेज किया, इसका कॉस्टिंग कितना है 1 लाख रुपीज़, और 6,000 इसमें CGST है और 6,000 इसमें SGST है, टोटल कितना हो गया 1,12,000। इसमें से 40% पार्ट तो आप किसके लिए कंज्यूम्ड कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए, और 60% पार्ट आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अदर देन बिजनेस या फिर पर्सनल यूज़, अदर देन बिजनेस या फिर पर्सनल यूज़, अदर देन बिजनेस या पर्सनल यूज़। तो देखो मेरी बात सुनो, अब प्रपोर्शनेटली ही क्रेडिट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि 6,000 टोटल कितना बनता है 12,000, तो आपका ऐसा नहीं है कि पूरा 12,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा इनपुट बिजनेस पर्पस में कंज्यूम्ड नहीं कर रहे हो, तो जितना परसेंटाइल, जितना प्रपोर्शनेटली आप बिजनेस में कंज्यूम्ड कर रहे हो, केवल उतने प्रपोर्शन में आपको क्रेडिट अलाउड होगा। मीन्स आपको 12,000 का 40 परसेंटाइल इसमें 6,000 अलग अलग भी कर सकते हैं, CGST SGST 40%, केवल आपको 40% कितना होता है 2,400 रुपीज़ का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, केवल 2,400 रुपीज़ का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी पर्सनल यूज़ के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर अगर गुड्स या सर्विसेज पार्टली बिजनेस पर्पस है और पार्टली अदर यूज़ है, तो जितना आप बिजनेस पर्पस के लिए कंज्यूम्ड कर रहे हो उतना प्रपोर्शनेटली आपको ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और रिमेनिंग जिस पर्पस के लिए यूज़ करते हो उसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्लियर है आप सभी को? तो अगर गुड्स और सर्विसेज both are used by the registered person partly for the business use or partly for other purpose, then the amount of credit shall be restricted to so much of input tax credit which is attributable only for the business purpose। Means आपको यहाँ पर input credit केवल उसी पार्ट पर मिलेगा, उसी proportion में मिलेगा जितना input आप किसके लिए consumed कर रहे हो, business purpose के लिए consumed कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो input tax credit है, input tax credit will be restricted, input tax credit will be restricted input tax credit will be restricted only up to that amount, only up to that amount which is used in business, which is used in business, जो किस में काम में आ रही है,
बिजनेस में काम में आ रही है, यानी जितना प्रपोर्शन आप बिजनेस में काम में लोगे केवल उतने प्रपोर्शन में ही आपको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगी। क्लियर है? तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर गुड्स और सर्विसेज आप पार्टली बिजनेस में यूज करते हो और पार्टली अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो जितना प्रपोर्शन आप बिजनेस में करोगे केवल उतना प्रपोर्शन ही क्रेडिट का आपको अलाउड होएगा। जितना पार्ट आप बिजनेस में कंज्यूम नहीं करोगे वो पार्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 आपको क्लियर है कि आपने बिजनेस यूज किया, अदर देन बिजनेस यूज किया है तो केवल बिजनेस यूज जितना प्रोपोर्शनेटली है केवल उस प्रोपोर्शन में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, डालेंगे आप सभी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्या है, सेम 17 सबसेक्शन 1 का ही एक कॉन्सेप्ट है, बस इसमें यहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में बिजनेस यूज और पर्सनल यूज नहीं होके एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई है। क्या है? एग्जम्प्टेड सप्लाई है और एक टैक्सेबल सप्लाई है। यहाँ पर एग्जम्प्टेड सप्लाई में हम जितना भी इनपुट काम में लेंगे उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, पर हम टैक्सेबल सप्लाई में जितना भी इनपुट काम में लेते हैं उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमें क्या होगा? अलाउड होगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड, आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड, ITC restricted to the goods or services, ITC restricted to the goods or services used for taxable supply, used for taxable supplies, used for taxable supplies if the same are used, if the same are used, if the same are used for effecting, for effecting, if the same are used for effecting taxable as well as exempt supply, taxable as well as exempt supply। देखो यहाँ पर जो ये आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड का मतलब केवल उतने ही अमाउंट तक आपको आईटीसी मिलेगा, केवल उन गुड्स और सर्विसेज पर जो यूज हो रहा है किसके लिए? टैक्सेबल सप्लाई। इफ द सम आर यूज्ड फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड। अगर आपने कोई इनपुट परचेज किया, मान लेते हैं इनपुट का कॉस्ट कितना रुपया है? 1 लाख रुपया है और इस पे CGST 6000 रुपीज़ और SGST भी 6000 रुपीज़, टोटल कितना हो गया? 1,12,000 रुपये। अगर आप इसके दो यूज़ कर रहे हो, एक तो एग्जम्प्ट सप्लाई में भी इसको यूज़ करते हो और एक जीरो रेटेड सप्लाई। देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि जीरो रेटेड सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई होती है, ओके, और नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई ये आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई में कवर होगी। नील रेटेड को जीरो रेटेड नहीं बोला जाएगा, नील रेटेड सप्लाई को एग्जम्प्ट सप्लाई का पार्ट मानेंगे। तो जितना भी इनपुट आपने एग्जम्प्ट सप्लाई में काम में लिया है, मान लेते 40% आपने एग्जम्प्ट सप्लाई में काम में लिया है और 60% आपने जीरो रेटेड सप्लाई में काम में लिया है, तो जितना प्रपोर्शन आपने यहाँ पर एग्जम्प्ट सप्लाई में काम में लिया है केवल वो प्रपोर्शन आपको अलाउड नहीं होगा। आपको 60% प्रपोर्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा, जो आप किस में यूज़ कर रहे हो? टैक्सेबल सप्लाई में। तो आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड, आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड अप टू 60 परसेंटाइल
ओनली टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई। आईटीसी केवल उतना ही प्रोपोर्शनेटली मिलेगा जितना वो टैक्सेबल सप्लाई में काम में आ रहा है। इफ़ द सेम आर यूज्ड, अगर ऐसा कोई इनपुट है जो दोनों में काम में आता है, एग्जम्प्टेड में भी और टैक्सेबल में भी। क्लियर है आप सभी को? तो अगर कोई इनपुट्स ऐसे हैं जो हम टैक्सेबल सप्लाई में भी कंज्यूम्ड कर रहे हैं और उन इनपुट्स को हम एग्जम्प्टेड सप्लाई में भी कंज्यूम्ड कर रहे हैं, तो जितना इनपुट हम टैक्सेबल सप्लाई में कंज्यूम्ड करते हैं केवल उतने प्रपोर्शन पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा। क्लियर है? तो आप लोगों का 17 सबसेक्शन 2 कंप्लीट है। नोट करो, चलो इसको सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 को इलिस्ट्रेशन भी नोट करना। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आपका यहाँ पर एग्जम्प्ट और जीरो रेटेड के अलावा क्या था, वहाँ पर बिजनेस यूज और अदर देन बिजनेस यूज था। कंप्लीट है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 को नोट करो। कंप्लीट है यहाँ पर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2, जहाँ पर हम यहाँ पर एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहे हैं और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं। तो जितना इनपुट्स आप टैक्सेबल सप्लाई में कंज्यूम्ड करोगे केवल उस प्रपोर्शन में आपको इनपुट क्रेडिट अलाउड होगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट आप लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 देखो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ये बताता है कि अगर आप कोई ऐसी सप्लाई करते हो आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हो जिस पर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि टैक्स आपको नहीं पे करना है, टैक्स रेसिपिएंट पे करेगा। कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। यानी आप RCM बेसिस पर सप्लाई कर रहे हो। किस पर सप्लाई कर रहे हो? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो। देखो यहाँ पर ये सप्लायर है, ये गुड्स की सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहा है? बायर को। यहाँ पर उसने जो गुड्स सप्लाई किया है उस पर टैक्स इसको नहीं पे करना है। गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या जो सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो उस पर RCM लगता है। RCM का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज विल बी लाइबल टू पे द टैक्स। यानी जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। तो ये अपने इनवॉइस में टैक्स जोड़ेगा क्या? तो सप्लायर का जैसे सेल इनवॉइस है 1 लाख रुपीज़ का, तो ये यहाँ पर टैक्स नहीं लगाएगा। यहाँ पर टैक्स नहीं लगाएगा मीन्स इनवॉइस केवल कितने रुपए का है? 1 लाख रुपीज़ का है। कंप्लीट है। और ये टैक्स का पेमेंट यहाँ पर कौन करेगा? यहाँ पर बायर करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर RCM के बेसिस पर टैक्स पे करना है। तो सप्लायर के लिए ये एग्जम्प्ट सप्लाई है। ये इसके लिए कौन सी सप्लाई होगी? एग्जम्प्ट सप्लाई। क्यों? क्योंकि टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है? टैक्स का पेमेंट तो रेसिपिएंट करेगा। तो सप्लायर ने कोई टैक्स का पेमेंट किया क्या? नहीं, सप्लायर ने इस सप्लाई पर टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो सप्लायर के लिए ये एग्जम्प्ट सप्लाई है। सप्लायर के लिए क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई है। अगर ये एग्जम्प्ट सप्लाई है तो सप्लायर ने इस गुड्स को जब सेल किया तो उसमें जो इनपुट्स काम में लिए होंगे, क्या काम में लिए होंगे? इनपुट्स। तो इन इनपुट्स का जो क्रेडिट है वो यहाँ पर इसको अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर किया जाता है तो उस इनपुट्स के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। यानी सप्लायर ने ये जो सप्लाई करी है ये एग्जम्प्ट सप्लाई है। तो इस एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए इसने जो इनपुट यूज़ किया है उस इनपुट का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या है? ITC विल नॉट बी अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल। ITC अवेलेबल नहीं होगा ऑन द सप्लाई in which tax is paid on RCM basis। तो ऐसी सप्लाई पर ITC नहीं मिलेगा
जिस सप्लाई पर टैक्स का पेमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत करना है। तो जिस यहाँ पर जो भी सप्लाई है अगर वो एग्जम्प्ट सप्लाई है, मींस अगर आप RCM के बेसिस पर टैक्स पे कर रहे हो तो सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स, द रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द टैक्स। तो रेसिपिएंट पे कर रहा है, इसका मतलब सप्लायर के लिए वो एग्जम्प्ट सप्लाई है और सप्लायर को उस सप्लाई पर उसने जो भी इनपुट काम में लिया है उस इनपुट का उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो सभी नोट करो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द सप्लाई इन विच टैक्स इज पेड ऑन द RCM बेसिस। नेक्स्ट आप लोग का सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 आप लोग डालेंगे, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4। देखो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 में स्पेशल प्रोविजंस है, किसके लिए? स्पेशल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी, इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनका मेजर इनकम क्या होता है? इनका मेजर इनकम यानी सबसे ज़्यादा इनका इनकम होता है इंटरेस्ट इनकम। क्या? इंटरेस्ट इनकम। और उस इंटरेस्ट इनकम पर कोई भी GST नहीं चार्ज होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इनकी मेजर इनकम जो होती है वो इंटरेस्ट इनकम होती है और उस इंटरेस्ट की इनकम पे कोई GST चार्ज नहीं होता है। तो पर अब यहाँ पर जो भी इनपुट्स, यहाँ पर क्या है? इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और जो भी कैपिटल गुड्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं? कंज्यूम्ड किए जाते हैं बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग कंपनी तो यहाँ पर अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है और सर्विसेज दे रही है, बट मैक्सिमम सर्विस किसकी है? इंटरेस्ट की है, यानी मैक्सिमम इनकम उसकी किसकी है? इंटरेस्ट की है। तो इंटरेस्ट के ऊपर तो कोई GST लगता नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, इसके ऊपर कोई GST है ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई GST नहीं है। अब पर इनपुट और इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स जो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कंज्यूम्ड हो रहे हैं, इनका आप तो क्या कर रहे हो? फुली क्रेडिट ले रहे हो, 100% क्रेडिट ले रही है बैंक, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो एक तरह से एग्जम्प्ट सप्लाई होगी। ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये तो क्या है? एग्जम्प्ट इनकम है। तो यहाँ पर एग्जम्प्ट सप्लाई भी बहुत सारी होती है क्योंकि इंटरेस्ट देती है, लेती है, तो ये क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई है। इसका मतलब बैंक भी एग्जम्प्टेड सप्लाई भी करती है और टैक्सेबल सप्लाई भी करती है। और अगर बैंक ये चाहती है कि देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम को अलग करूँ, अदर इनकम को अलग करूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल और इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेंसी नहीं लेना चाहते हैं, तो इस केस में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस बैंक को दे रखे हैं कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपोर्शनमेंट इन दोनों में से जो भी सूटेबल बेसिस हो उस बेसिस पे आप कर लें। देखो तो यहाँ पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसका 100% क्रेडिट यहाँ पर कौन ले रही है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ले रही है, बट मेजर जो पार्ट है उसका इंटरेस्ट इनकम, उसके ऊपर GST नहीं देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये एग्जम्प्टेड सप्लाई का पार्ट है। अब एग्जम्प्टेड सप्लाई का अगर ये पार्ट है तो देखो यहाँ पर बैंक के पास 2 ऑप्शन है। बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, NBFC के पास, इनके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन उसके पास ये है कि या तो वो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग अपोर्शनमेंट कर ले।
सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में जो प्रोविजंस बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड सप्लाई पर तो वो आईटीसी क्या कर दे, रिवर्स कर दे, और यहाँ पर वो टैक्सेबल सप्लाई पर क्या कर ले, आईटीसी ले ले। कंप्लीट है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन उसके पास ये है कि उसने मंथली बेसिस पर, किस पे, मंथली बेसिस पर टोटल जितना भी आईटीसी अवेल किया है बैंक ने उसका 50% रिटेन कर ले और 50% रिवर्स कर दे। ऑप्शन सेकंड क्या है कि आप मंथली, टोटल मंथ एंड में आपके पास जितना भी आईटीसी आपने अवेल किया है उस आईटीसी अवेल का 50% आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो और 50% रिटेन कर दो। क्लियर है? बट एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर वंस दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, एक बार अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये ऑप्शन रहेगा। मींस आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नोट ध्यान में रहे कि वंस, एक बार अगर ये ऑप्शन आपने क्या कर लिया, दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, वंस दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, एक बार अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया देन दिस ऑप्शन विल रिमेन, देन दिस ऑप्शन विल रिमेन फॉर रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर। ये जो ऑप्शन है वो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगा, यानी आप मिड में, यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते कि नहीं हमें तो इस पे 50% नहीं पे करना है, हमको तो यहाँ पर एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल का प्रपोर्शनेटली प्रो राटा बेसिस पर हमको क्या करना है, अलॉट करना है। कंप्लीट है। तो वापस से समझ लें, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास क्या पावर है, यहाँ पर उनके पास दो ऑप्शंस है, उन दोनों में से वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। या तो वो एग्जम्प्टेड सप्लाई पर आईटीसी रिवर्स कर दे और टैक्सेबल सप्लाई पर रहने दे, या फिर टोटल आईटीसी जो अवेल हुआ है उसका 50% मंथली बेसिस पर, यानी ईच मंथ वो 50% रिटेन कर ले और 50% क्या कर ले, रिवर्सल कर ले। क्लियर है? बट एक और चीज इसमें जो मेन प्रोविजन यहां पर डाल दिया कि देखो अभी अपने को जैसे कि पता है सेक्शन 22 सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 22 जो रजिस्ट्रेशन की हमने बात करी थी, सेक्शन 25 जिसमें प्रोसीजर था पूरा रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपको मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। अब क्या है स्टेट वाइज? देखो जैसे बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, उसके राजस्थान में भी अलग से ब्रांचेज है, उसकी महाराष्ट्र में भी ब्रांचेज है। अगर राजस्थान का बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के बैंक ऑफ इंडिया से क्या ले रहा है, कोई सर्विसेज ले रहा है, अब बैंक ऑफ इंडिया का तो पैन नंबर एक ही है ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से सर्विसेज ले रही है, तो यहाँ पर जब एक पैन नंबर वाली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सर्विसेज शिफ्ट की जाती है, सर्विसेज शिफ्ट फ्रॉम द वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विसेज देती है बट सेम पैन नंबर वाली है ना, तो यहाँ पर ये 50% का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में वो 100% आईटीसी ले सकते केवल उस सर्विस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया ने अगर राजस्थान के बैंक ऑफ इंडिया को सर्विसेज दिया होगा तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगा के आया होगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन से, और डिस्टिंक्ट पर्सन से तो यहाँ पर जीएसटी लग के आया होगा। तो यहाँ पर जो राजस्थान की बैंक ऑफ इंडिया है वो आईटीसी ले सकती है और 100% आईटीसी ले सकती है, उसको छोड़ के बची हुई जो आईटीसी है उसका 50% क्लेम करेगी। क्लियर है? मान लेते हैं यहाँ पर ये बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान, बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान, इसने बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से सर्विसेज ली, बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से 1 लाख रुपीस की जिस पे 12,000 जीएसटी है, और अदर से लिए 2 लाख रुपीस की जिसके ऊपर आपका 24,000 का जीएसटी। तो इस पे तो पूरा 12,000 ले लो और इसका 50% ले लो, यानी 12,000, टोटल कितना 24।
इसका मतलब अगर आपने 12,000 और 24,000 यानी पूरा 36,000 अगर आप ले चुके हो तो इसका तो रहने देना और इसका 50% आप क्या कर देना, वापस से गवर्नमेंट को दे देना। क्लियर है? या तो आप यहाँ पर 12,000 ही ले, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि अपन मंथ में तो एक बार तो पूरा ले लेते हैं, उसके बाद आधा वापस से रिवर्सल कर देते हैं। तो सेम पैन नंबर वाली ब्रांच से कोई सर्विसेज ली है तो आपको रिवर्सल नहीं करना है, मींस उस पर 100% रिटेन कर सकते हो। बट अगर अदर से लिए तो 50% ही रिटेन कर सकते हो, बचा हुआ 50% अपने को रिवर्सल करना होगा। और एक बार ये ऑप्शन अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट कर लिया तो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर में यही रहेगा, आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में इसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? नोट करो पहले इसको यहाँ तक। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 आप लोग का कंप्लीट है। स्पेशल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो यहाँ पर अगर आपका जीएसटी नहीं लगता है इंटरेस्ट इनकम पर, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी एग्जिम्प्टेड सप्लाई भी है, बहुत सारी टैक्सेबल सप्लाई भी है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इसलिए ऑप्शन दे रखा है कि आप या तो यहाँ पर क्या करो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एग्जिम्प्टेड सप्लाई पे आप ले लो, नहीं लो और टैक्सेबल सप्लाई पर आप आईटीसी क्लेम कर लो। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप मंथली बेसिस पर आपने जो भी टोटल आईटीसी अवेल किया है उसका 50% आप रिवर्सल कर दो। और यहाँ पर अगर आप सेम ब्रांच से लेते हो एक ही पैन नंबर वाली तो ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मींस अगर आप सेम पैन नंबर वाली ब्रांचेस से ले रहे हो तो आप 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर ये ऑप्शन रहेगा, मींस मिड में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट है? तो नेक्स्ट आप लोग डालें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। देखो अब से ये जो 17 सबसेक्शन 4 हमने पढ़ा था जिसमें हमने बैंकिंग कंपनी की बात करी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंकिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है वो CGST एक्ट में डिफाइन नहीं कर रखी है। आपके बैंकिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है वो IGST एक्ट में डिफाइन कर रखी है और IGST एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपके यहाँ पर बैंकिंग कंपनी का सेम मीनिंग है जो RBI एक्ट में यहाँ पर बता रखा है। क्लियर है? RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो आपका मीनिंग है सेम मीनिंग रहेगा। क्लियर है? बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है इंडिया में, दैट इज मीनिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, देखो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें अपने को सीखना इन एलिजिबल आईटीसीस, यानी किन किन पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन एलिजिबल आईटीसी आपको यहाँ पर किन किन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट किन किन पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंसेस का। यहाँ पर एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंस। मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंस, अगर यहाँ पर मोटर व्हीकल्स और अदर कन्वीनियंसेस की हम बात करते हैं, जैसे मोटर कार की बात कर लेते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप मोटर कार लेकर आ रहे हो, आप मोटर कार क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो मोटर कार अगर आपने परचेज करी, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की कार है और उसके ऊपर आपका GST लग के आया है 18% मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपये। तो आप मुझे अब ये बताएं कि ये 1,80,000 रुपये का आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन एलिजिबल का नाम से तो समझ में आ रहा है, आप तो बोल दोगे कि इन एलिजिबल लिखा है, इसका मतलब मोटर व्हीकल्स पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन एलिजिबल है, आपको ITC नहीं मिलेगा। देखो बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आएंगे आपके कि कुछ केसेस में आपको मिल सकता है। देखो अगर आपका यहाँ पर इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में यहाँ पर मोटर व्हीकल्स जो है वो ये बताता है कि अगर आप मोटर व्हीकल्स को यानी मोटर कार को चाहे आप बिजनेस पर्पस के लिए लाओ, चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए लाओ, चाहे आप बिजनेस पर्पस के लिए लाओ, चाहे आप
पर्सनल यूज़ के लिए लाओ, उस मोटर व्हीकल, उस मोटर कार के ऊपर जो जीएसटी लग के आया है उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है? देखो, मोटर कन्वीनियंसेस, जो भी मोटर व्हीकल से कन्वीनियंसेस है, जो भी आपको यहाँ पर आप चाहे बिजनेस यूज़ के लिए लाए हो चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए लाए हो, उस मोटर व्हीकल के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। देखो, पर इसके क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें आपको मोटर व्हीकल्स और कन्वीनियंसेस में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट केस क्या है, मेरे यहाँ पर जैसे होंडा का शोरूम है, मेरे यहाँ पर कार आती है और कार बिकती है, तो मेरे लिए तो वो कार क्या है, स्टॉक है, मेरा बिजनेस का स्टॉक है। तो बिजनेस के स्टॉक पे जब मैं परचेज करूंगी तो जीएसटी लग के आएगा, जब मैं सेल करूंगी तो जीएसटी लगाकर सेल करूंगी। तो मेरे यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी लगेगा उस पर मैं इनवर्ड सप्लाई, यानी मैंने जब कार खरीदी तो उस पर जो टैक्स लग के आया उसका मुझे क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कंप्लीट है। तो यहाँ पर यदि आप क्या कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, यानी उन मोटर व्हीकल्स को खरीद कर उन मोटर व्हीकल्स का फर्दर सप्लाई करते हो, तो इस केस में उन मोटर व्हीकल्स, उन कन्वीनियंसेस पे आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड, अगर मैं गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करती हूँ, यानी मैंने जो मोटर व्हीकल्स आया है उससे मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, यानी गुड्स या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हूँ। तो इस केस में यहाँ पर जैसे ये कंटेनर्स आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स जो गुड्स का क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उन कंटेनर के ऊपर जो टैक्स लग के आता है उसका क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मीन्स अगर कोई भी मोटर व्हीकल्स या कोई भी कन्वेंसेस अगर गुड्स का या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है तो मिल जाएगा। क्लियर है? तो दो केसेस मैंने आपको बताए, जब आपको मोटर व्हीकल्स का, कन्वेंसेस का क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट, अगर आप मोटर व्हीकल्स का वापस से फर्दर सप्लाई कर देते हो, और सेकंड केस क्या है, अगर आप यहाँ पर उस मोटर व्हीकल से गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा केस है, अगर आपने उन मोटर व्हीकल्स को ड्राइविंग क्लासेस, आपने यहाँ पर क्या है कि मोटर व्हीकल्स परचेज किया और आपने अपना ड्राइविंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया, यानी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर वो मोटर व्हीकल्स को परचेज किया है, तो भी यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। या नेविजेट पर्पस के लिए, शिप वगैरह को ट्रेन करने के लिए, नेविजेट पर्पस के लिए अगर अपन कभी भी खरीदते हैं तो इस केस में भी यहाँ पर क्या मिल जाता है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। क्लियर है? तो लिखें आप लोग, फर्स्ट मोटर व्हीकल के केस में मोटर व्हीकल्स में, मोटर व्हीकल के केस में आपको क्रेडिट वैसे तो नहीं मिलेगा, इनएलिजिबल है, बट कुछ केसेस हैं, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंसेस, इन केसेस में क्रेडिट विल बी अवेलेबल, क्रेडिट विल बी अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा इफ, फर्स्ट केस क्या है, सच मोटर व्हीकल्स, सच मोटर व्हीकल्स और कन्वेंस यूज्ड, अगर वो मोटर व्हीकल्स और कन्वेंस हमने क्या किए हैं, यूज किए हैं फॉर फर्दर सप्लाई, फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स, अगर आप उस व्हीकल या कन्वेंस को फर्दर सप्लाई में काम में ले रहे हैं, या गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में काम में ले रहे हैं, सच व्हीकल और कन्वेंस यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर, यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और पैसेंजर, या यहाँ पर आप ट्रेनिंग देने के लिए इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, फ्लाइंग
ऑन ड्राइविंग, कॉमा फ्लाइंग, कॉमा नेविगेटिंग सच व्हीकल और कन्वीनियंस। कंप्लीट है यहाँ तक। देखो अगर यहाँ पर ये जो मोटर व्हीकल से ये जो कन्वेंसेस है अगर आप यूज़ करते हो, किसके लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ करते हो या फिर आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या ट्रेनिंग देने के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो या नेविगेटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पर इन मोटर व्हीकल्स पर भी जो टैक्स लगकर आया है उसका इनपुट क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो यहाँ तक। देखो नेक्स्ट आपका मोटर व्हीकल और अदर कन्वीनियंसेस का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक आप लोग डालें जिसमें आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगी। सेकंड है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फूड, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फूड, कॉमा ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉमा ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉमा ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉमा हेल्थ मेनली फॉर द पर्सनल कंजप्शन, मेनली फॉर द पर्सनल कंजप्शन। देखो इसके अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स या आफ्टर ऑफिस आवर्स कहीं पर भी फूड के लिए ले जाता है या फिर ऑफिस में स्नैक्स वगैरह लाते हैं या फिर लंच डिनर कुछ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को करवाता है, तो इस केस में उस रेस्टोरेंट के बिल या होटल के बिल का जो भी खर्चा हुआ है उस पर जो टैक्स लगकर आया है क्या उसका क्रेडिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका फर्दर सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हमारा रेस्टोरेंट है, हम बाहर से मंगवा के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये जो फूड है वो फर्दर सप्लाई में कंज्यूम्ड हो रहा है, पर्सनली कंज्यूम्ड नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर ऑफिस आवर्स में या फिर आफ्टर ऑफिस आवर्स यहाँ पर किसी भी पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर कोई भी एम्प्लॉय पर्सनली कंज्यूम्ड कर रहा है तो इस केस में यहाँ पर उसका क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। सेम अगर यहाँ पर एम्प्लॉई की ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए या एम्प्लॉयर अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर करता है तो इस केस में यहाँ पर ये क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। सेम हेल्थ के लिए है, अगर यहाँ पर एम्प्लॉई की हेल्थ का या उसका मेडिकल का खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर उठा रहा है और उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगकर आता है तो उस जीएसटी का क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर इसका पर्सनल कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पर ये जो फूड है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है या ये जो हेल्थ ट्रीटमेंट है, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द फर्दर सप्लाई। बट अगर ये फर्दर सप्लाई के लिए अगर हमने यूज़ किए हैं तो इन फूड पे, इस ब्यूटी ट्रीटमेंट पे, हेल्थ को अगर ये इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, देन इन सच केस इन पर जितना टैक्स पे हुआ है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक बार पहले नोट करो, अगर यहाँ पर फॉलोइंग सप्लाई of the goods or services, falling supply of the goods or services or both, falling supply of the goods or services or both. First, food and beverages, food and beverages, food and beverages, outdoor catering, comma, beauty treatment, comma, health services, cosmetic and plastic surgery, तो यहाँ पर इनका क्रेडिट अलाउड नहीं होगा।
क्रेडिट विल नॉट अलाउड, इनका क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा। बट अगर ये फर्दर सप्लाई में, अगर ये हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई है और इस इनवर्ड सप्लाई को हम आउटवर्ड सप्लाई में काम में लेते हैं तो इनका भी क्रेडिट मिल जाएगा। बट अगर ये आउटवर्ड सप्लाई में काम में नहीं आती है तो इनका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, लिखो बट क्रेडिट शैल बी एलिजिबल, आपको यहाँ पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, क्रेडिट शैल बी एडमिसिबल if inward supply of goods, if inward supply of goods or services or both, if inward supply of goods or services or both, अगर आपका जो गुड्स सर्विसेज है उसका इनवर्ड सप्लाई जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग outward supply, for making outward supply, for making outward supply, अगर यहाँ पर वो रजिस्टर्ड पर्सन इसे इस इनवर्ड सप्लाई को आउटवर्ड सप्लाई में काम में लेता है तो इसका भी क्रेडिट अवेलेबल होगा। कंप्लीट है। सेकंड, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के क्लब के लिए मेंबरशिप फ़ी पे करता है, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब कॉमा हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर कंप्लीट है तो इसका भी आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड है रेंट ए कैब, थर्ड है रेंट ए कैब, रेंट ए कैब की सर्विसेज कॉमा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज। देखो अगर ये सर्विसेज भी अगर आपको दी जाती है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है उसके एम्प्लॉई को, तो यहाँ पर भी आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया कि ये सर्विसेज एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया सच सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन द मैंडेटरी बेसिस, मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको ये सर्विसेज देनी ही पड़ेगी, देन इन सच केस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी में नोट डाल के लिख दें क्रेडिट शैल बी एलिजिबल, क्रेडिट शैल बी एलिजिबल, यहाँ पर जो क्रेडिट है वो अवेलेबल हो जाएगी। कब अवेलेबल हो जाएगी? इफ द गवर्नमेंट नोटिफाइज दैट, इफ द गवर्नमेंट नोटिफाई द सर्विस, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये सर्विस कंपलसरी है, द सर्विस आर कंपलसरी टू बी प्रोवाइडेड, आर कंपलसरी टू बी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को ये सर्विस देना क्या है, कंपलसरी है। या फिर ये इनवर्ड सप्लाई है और इसको हम आउटवर्ड सप्लाई में काम में ले रहे हैं। दिस इनवर्ड सप्लाई यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, दिस इनवर्ड सप्लाई यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, अगर ये इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई के लिए काम में आ रही है। कंप्लीट है, तो ये क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये सर्विसेज आपको कंपलसरी प्रोवाइड करवानी ही है, या फिर ये एक इनवर्ड सप्लाई है जो आप आउटवर्ड सप्लाई में काम में ले रहे हैं। कंप्लीट है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया यहाँ तक है। फर्स्ट क्या है, फूड बेवरेजेस, फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, तो इन केसेस में नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है कि अगर ये इनवर्ड सप्लाई है और आउटवर्ड सप्लाई में कंज्यूम्ड हो रही है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कंप्लीट है। सेकंड आपका है कि अगर आपने क्लब की मेंबरशिप है या हेल्थ
आपकी फिटनेस सेंटर की सर्विसेज है, या फिर आपके यहाँ पर रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज है। अगर ये वाली थर्ड वाली सर्विस अगर यहाँ पर कंपलसरी है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि आपको देनी ही होगी, या एक इनवर्ड सप्लाई है और आउटवर्ड सप्लाई में आप उसको कंज्यूम्ड करते हो, तो इसका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रैवल बेनिफिट्स। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज़। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ ट्रैवल बेनिफिट्स दिए हैं ऑन द वैकेशन सच एज लीव, होम ट्रेवल कंसेशन। आप यहाँ पर होम ट्रेवल कंसेशन यानी एयर टिकट फेयर में भी कुछ कंसेशंस दिला दिए, ट्रेन में कुछ कंसेशन दिला दिए ट्रेन टिकट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंसेशंस होते हैं, यानी कहने का मतलब अगर 5000 का एक टिकट है तो यहाँ पर 2000 एम्प्लॉयर पे कर रहा है और 3000 एम्प्लॉय का लग रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या है, ट्रैवल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? ट्रैवल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडिंग टू द एम्प्लॉयज़। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडिंग टू द एम्प्लॉयज़। यहाँ पर ट्रैवल बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं ऑन वैकेशन, ऑन वैकेशन सच एज, ऑन द वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। तो इस केस में भी यहाँ पर इस एम्प्लॉई को ये यहाँ पर ये जो अपने सर्विसेज ली है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ इसे पर्सनली कंज्यूम्ड कर रहे हैं। कंप्लीट है। तो आपको सेकंड पॉइंट जो आपका यहाँ पर किससे रिलेवेंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फूड, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, मेनली अगर पर्सनली कंज्यूम्ड कर रहा है एम्प्लॉई तो इस केस में यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोग डालेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज। तीसरा पॉइंट आप लोग डालेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज। देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में भी आपको यहाँ पर जैसे आपने मकान बनवाया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में जैसे आपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाया है, घर का कंस्ट्रक्शन करवा लिया या बिजनेस पर्पस के लिए भी कंस्ट्रक्शन करवा लिया। मान लेते हैं मेरा चार्टेड अकाउंटेंसी एक ऑफिस है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे है, मैंने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाई, मेरे पास बिल आ गया 25 लाख का कंस्ट्रक्शन का बिल आ गया, उसके ऊपर जीएसटी लग के आ गया, मान लेते हैं 2 लाख रुपए जीएसटी का है उसमें। तो यहाँ पर उस 2 लाख रुपए का, ये तो मैंने मेरे बिजनेस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन करवाया पर्सनल कंजप्शन तो है नहीं इसका, इसका कंजप्शन क्या है, बिजनेस कंजप्शन है। तो क्या जो कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बिल बना के दिया उसमें 2 लाख रुपए जो जीएसटी का लगा के दिया है उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? तो आंसर क्या आएगा, मिलेगा। क्यों? बिजनेस यूज़ है इसीलिए मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज चाहे पर्सनल यूज़ के लिए लो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए लो, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज पे आपको इनपुट जितना भी टैक्स लग कर आया है उसका इनपुट क्रेडिट नहीं अवेलेबल होगा। पर इट इज़, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि फर्स्ट, अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है उसने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की कोई सर्विसेज ली क्योंकि उसे अपने क्लाइंट को सर्विसेज देनी थी, मीन्स यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विसेज है वो हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई है एंड दिस इनवर्ड सप्लाई विल बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द आउटवर्ड सप्लाई टू द क्लाइंट। अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई है और वो आपके आउटवर्ड सप्लाई में काम में आएगी तो इस केस में यहाँ पर उसका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है। सेकंड, अगर आप यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी एस्टैब्लिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करते हो, तो प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर भी आपको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है। तो यहाँ पर अगर प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलेशन होता है या कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज फर्दर सप्लाई करने में कंज्यूम्ड होती है, तो इन 2 केसेस हैं जिसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अदरवाइज आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज चाहे पर्सनली कंज्यूम्ड करो
चाहे बिजनेस पर्पस के लिए कंज्यूम करो, दोनों ही केसेस में आपको इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विसेज होती है, जो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन के लिए होती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड, अगर ये आप सप्लाई कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। चाहे आप इसका क्या कर लें, पर्सनल कंजप्शन कर लें, वेदर पर्सनल कंजप्शन, चाहे आप इसको पर्सनली कंज्यूम्ड कर रहे हैं या आप बिजनेस पर्पस के लिए कंज्यूम्ड कर रहे हैं, चाहे आपने यहाँ पर इसका पर्सनल कंजप्शन किया है, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए आपने यहाँ पर कंजप्शन किया है, दोनों ही केसेस में यहाँ पर आपको अलाउड नहीं होगा। कंप्लीट है, बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है, इसकी भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है इसका, कि अगर आपने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज एज ए इनवर्ड सप्लाई ली है एंड यू आर यूजिंग सच सप्लाई फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, तो आपको यहाँ पर इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इफ़ इट इज़ इनवर्ड सप्लाई, अगर ये क्या है, इनवर्ड सप्लाई है एंड यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, और ये यूज्ड हो रही है फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है, या फिर इट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके लिए अगर आपने यहाँ पर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सर्विसेज दी है, तो इन दोनों केसेस में आपको यहाँ पर इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज जो होती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विसेज है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, चाहे ये पर्सनल यूज़ हो चाहे बिजनेस यूज़ हो। एक्सेप्शंस क्या है, इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए काम में आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। और सेकेंड, यहाँ पर अगर ये प्लांट और मशीनरी के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ हो रही है तो भी अलाउड हो जाएगा। कंप्लीट है, नोट करो। देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज आपका कंप्लीट हो चुका है। डी पॉइंट आप लोग डालेंगे। नेक्स्ट डी पॉइंट, इनपुट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। इनपुट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम डीलर से कोई भी इनपुट्स खरीदे हैं, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम डीलर से कोई भी इनपुट्स खरीदे हैं तो उन इनपुट्स पर आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो लिखे इसमें गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ on which tax has been paid, on which tax has been paid under section 10, अगर सेक्शन 10 के अंतर्गत टैक्स का पेमेंट किया गया है तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या है कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है इनपुट्स बाय द नॉन रेजिडेंट। देखो अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई भी इनपुट्स खरीदे हैं, नॉन रेजिडेंट ने अगर यहाँ पर इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करता है, उसने कोई भी इनपुट्स खरीदे हैं तो उन इनपुट्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई इम्पोर्ट किया है गुड्स और उस इम्पोर्ट के ऊपर अगर कोई जीएसटी लगकर आया है तो उसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट ई पॉइंट आप लोग डालें, इनपुट्स बाय नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने इनपुट्स यहाँ पर लिया है तो इनपुट्स बाय नॉन रेजिडेंट नॉट अलाउड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड
नहीं होगा, नॉट अलाउड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। बट इफ़ नॉन रेजिडेंट इम्पोर्ट, परंतु यदि नॉन रेजिडेंट क्या कर लेता है, इंपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, इनपुट्स, अगर वो इनपुट्स इंपोर्ट करता है, देन इन सच केस credit will be available on such inputs, credit will be available on such inputs। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, इंपोर्ट कर रहे हो इनपुट्स का, तो इस पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत? तो नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया से ही कुछ इंपोर्ट करता है, इंडिया से ही कोई गुड्स परचेज करता है, इनपुट्स परचेज करता है, तो उस पर जो इनपुट क्रेडिट है वो अलाउड नहीं होगा। बट अगर उसने कहीं बाहर से इंपोर्ट किया है, उस इंपोर्ट के ऊपर टैक्स पेमेंट किया है, तो इस केस में क्रेडिट क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट आप लोग डालो पर्सनल कंजप्शन, नेक्स्ट डालें आप लोग पर्सनल कंजप्शन। पर्सनल कंजप्शन, देखो पर्सनल कंजप्शन में क्या है कि अगर कोई भी गुड्स अगर आप अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए ला रहे हो, तो उस पर्सनल कंजप्शन के लिए जो गुड्स इनपुट्स लेकर आ रहे हो, उस पर जो टैक्स लग कर आया है, उसका क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। तो पर्सनल कंजप्शन में क्या है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन, जो यूज़ हो रही है किसके लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज हो रही है, उस पर आपको क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। तो क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड देयर ऑन, उसके ऊपर क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है या गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड हो जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर यहाँ पर गुड्स को आप गिफ्ट पर्पस के लिए दे देते हैं, या गुड्स का फ्री सैंपल के रूप में आप दे देते हैं, या गुड्स का इवेजन हो जाता है, तो इस केस में या गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो रहा है, तो इन सभी केसेस में भी आपको यहाँ पर इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। अगर गुड्स की चोरी हो जाती है, गुड्स लॉस्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, या गिफ्ट के रूप में दे दिया जाता है, या फ्री सैंपल के रूप में दे दिया जाता है, या गुड्स की चोरी हो जाती है, कॉन्फिस्केशन जब्त कर लिया जाता है, तो इन सभी केसेस में भी इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। कंप्लीट है। तो ये सारे केसेस सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जिसके अंदर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। तो कौन कौन से केसेस है जिसमें इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं होगा? फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कौन सा, अगर आपके पास मोटर व्हीकल से कन्वेंस है तो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, चाहे वो पर्सनल यूज़ हो चाहे बिजनेस यूज़ हो, पर एक्सेप्शन है इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई में काम में आ रही है, या फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आपने इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई में काम आ रही है, या फिर आपने यहाँ पर ये जो मोटर व्हीकल से जो कन्वेंसेज है वो गुड्स या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, देन इन सच केस यहाँ पर उन मोटर व्हीकल्स पर आपको क्या हो जाएगा, इनपुट क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड केस जो हमने पढ़ा था जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यहाँ पर फूड या ब्यूटी ट्रीटमेंट या फिर कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी या उसके हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर क्या करता है, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम डीलर हैं या कंपोजिशन स्कीम डीलर कोई भी गुड्स परचेज करता है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉन रेजिडेंट है तो इंडिया से गुड्स परचेज किया तो उस पर तो नहीं मिलेगा, इंपोर्ट किया तो उस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप पर्सनली कंज्यूम्ड करते हो या फिर गुड्स लॉस्ट डिस्ट्रॉयड या फिर गुड्स एज ए गिफ्ट फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो भी यहाँ पर आपको इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। कंप्लीट है यहाँ तक। तो सेक्शन 17 के सारी प्रोविजंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आप सभी अपनी बुकलेट निकालो, प्रैक्टिकल बुकलेट जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन 17 पूरा कंप्लीट है। सेक्शन 16 और सेक्शन 17 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 थे। एक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर क्या है, एक्स लिमिटेड यहाँ पर एक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है।
ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर एंगेज्ड इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स, ये किस में लगा हुआ है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये गुड्स का टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017, ये जो एक्स लिमिटेड है इसने कोई गुड्स परचेज किए हैं जिनका डिटेल अपने को बता रखा है। अक्टूबर 2017 में ये गुड्स उन्होंने परचेज किए हैं एंड द सेम हैज़ बिन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और जो गुड्स परचेज किए हैं उन सभी बुक्स को कैपिटलाइज्ड कर दिया है। मींस जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल गुड्स उन्होंने परचेज किए हैं उनको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बाय द गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन, आपको यहाँ पर कितना ITC मिलेगा वो आपको बताना है। अपने को यहाँ पर 5-6 केसेस है, उनको रीड करते हैं। देखो, फर्स्ट इसने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर खरीदा है जो ये यूज़ कर रहा है फैक्ट्री में। क्या खरीदा है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर खरीदा है और ये कहाँ यूज़ हो रहा है, यूज्ड इन द फैक्ट्री, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है। कितने रुपए का इनपुट टैक्स है इस पे, 2,16,000 का इनपुट टैक्स है। देखो, अगर आपका फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है तो ये हमारा यहाँ पर कैपिटल गुड्स है और ये हमारे क्या है, डेली कंज्यूम्ड हो रहा है और आपके यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ये बिजनेस पर्पस के लिए काम में आता है। देन इन सच केस यहाँ पर आपको इसका क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। सेकेंड है मोल्ड्स एंड डाइस, मोल्ड्स एंड डाइस, मोल्ड्स एंड डाइस यूज्ड इन द फैक्ट्री। अगर आपके मोल्ड्स एंड डाइस है जो फैक्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज्ड इन द फैक्ट्री, अगर आपका फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, देखो बिजनेस पर्पस के लिए कुछ भी यूज़ होता है तो आपका अलाउड हो जाएगा। बस एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में, जिसमें आपका यहाँ पर बिजनेस में भी कंज्यूम्ड होता है तो भी अलाउड नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो हमारी फैक्ट्री में ही यूज़ हो रहा है तो उस पर 2,34,000 का आपका यहाँ पर ITC पेबल है। ITC इनपुट टैक्स वो पेड हो चुका है और इसका आपको क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। क्लियर है। देखो फोर्थ पॉइंट में बोला है कैपिटल गुड्स परचेज्ड, कैपिटल गुड्स परचेज्ड किए ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। आपने सेक्शन नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कैपिटल गुड्स के टैक्स, कैपिटल गुड्स की परचेज पर जो टैक्स लगकर आया है उस टैक्स पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर यही सिचुएशन है कि आपने टैक्स का भी डेप्रिसिएशन क्या कर लिया है, क्लेम कर लिया है। तो अगर टैक्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो उस कैपिटल गुड्स पे आपको क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ पार्ट परचेज फ्रॉम द सप्लायर हु पेड द टैक्स ऑफ ₹10,000 अंडर द कंपोजिशन स्कीम एंड द कंपोजिट टैक्स हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द एक्स लिमिटेड। देखो कंपोजिशन स्कीम डीलर आते ही अपने दिमाग में वैसे भी आ जाएगा, देखो ना तो कंपोजिशन स्कीम वाला सप्लायर यहाँ पर इनपुट क्रेडिट ले सकता है और ना ही कंपोजिशन स्कीम का बायर यहाँ पर इनपुट क्रेडिट ले सकता है। यहाँ पर अपने फ्रॉम सप्लायर, अपने सप्लायर यानी कंपोजिशन स्कीम का सप्लायर है उससे गुड्स परचेज किया और उस कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर ने गवर्नमेंट को 10,000 टैक्स का जमा कराया है, क्या हम ले सकते हैं क्या, क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम डीलर से अगर आप कभी भी गुड्स खरीदते हैं तो कंपोजिशन स्कीम डीलर से अगर आप गुड्स खरीदेंगे, कंपोजिशन स्कीम डीलर से हमने कैपिटल गुड्स परचेज किया है तो इसका भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। तो फाइनली टोटल क्रेडिट आपको कितना अवेलेबल हो जाएगा, 4,76,000 का आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है। यहाँ तक आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का जिसमें आपको ITC किस पर मिलेगा किस पर नहीं मिलेगा
आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम्स, अगर आप जितने भी कैपिटल गुड्स हैं अगर आप यहाँ पर फैक्ट्री में कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। मॉल्ट्स, डाइज है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है और कैपिटल गुड्स परचेज किया बट इसमें टैक्स की अमाउंट पे भी हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, इसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और लास्ट कंपोजिशन स्कीम, डीलर से गुड्स परचेज करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ये ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ABC प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। ये क्या है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। इज एंगेज्ड इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और इट प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2017। इसके पास नवंबर 2017 में इसने कुछ गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम। आपको यहाँ पर ये जो परचेजेस बता रखी है आपको बताना है कि कौन कौन सी परचेजेस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा और कौन कौन सी परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। देखो फर्स्ट है, आपने लैपटॉप यूज़ किया है इन द ऑफिस विद इन द फैक्ट्री। आप मुझे बताओ कि लैपटॉप पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। बिजनेस में काम में आ रहा है, यस। अगर बिजनेस में काम में आता है और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कितने रुपए का, 36,000 का इनपुट टैक्स आपको क्रेडिट के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रक यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इनपुट्स इन द फैक्ट्री। देखो अगर आपने ट्रक यूज़ करी है किसके लिए, गुड्स के इनपुट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखो ट्रक मोटर व्हीकल है या नहीं है, मेरे को बताओ। ट्रक इज अ मोटर व्हीकल, ट्रक क्या है, मोटर व्हीकल है। तो मोटर व्हीकल पे क्रेडिट मिलता है क्या, मोटर व्हीकल पे क्रेडिट नहीं मिलता है। बट एक्सेप्शन है कि अगर आप इसको गुड्स और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं तो मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इनपुट के ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, मीन्स गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है। तो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में अगर यूज़ होता है तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर ट्रक यूज़ करिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स तो इसका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है। तीसरा पॉइंट है, कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉन बिजनेस पर्पस। यहाँ पर नॉन बिजनेस पर्पस यानी यहाँ पर बिजनेस के अलावा किसी और पर्पस के लिए अगर आप यहाँ पर कैपिटल गुड्स खरीदे हैं और एक्सक्लूसिवली का मतलब 100% उसी में ही यूज़ आ रहे हैं तो इसका क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। कैपिटल गुड्स जो एक्सक्लूसिवली का मतलब केवल और केवल आप उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। देखो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि पार्टली तो हम बिजनेस यूज़ कर रहे हैं और पार्टली पर्सनल कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, जैसे कैपिटल गुड से प्लांट एंड मशीनरी उसको बिजनेस में भी यूज़ आ रही है और पर्सनल में भी यूज़ आ रही है। देखो अगर कोई कैपिटल गुड्स ऐसा है जो पार्टली बिजनेस है पार्टली पर्सनल है तो उसे बिजनेस में ही यूज़ माना जाता है और उसका 100% क्रेडिट आप बिजनेस में ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, pumps obtained from the unregistered supplier on which tax has been paid by the ABC Private Limited on the reverse charge basis। देखो अपन ने पंप खरीदे, क्या खरीदे, पंप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पंप जिससे मैंने खरीदे हैं वो अनरजिस्टर्ड था, यानी सप्लायर कौन था, अनरजिस्टर्ड। ये सप्लायर है और मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड क्या है, रजिस्टर्ड एंटिटी है। और ये जो पंप खरीदे हैं अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के पास जाते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इसने इसकी परचेज के ऊपर क्या पे किया, टैक्स पे किया। बस फ़र्क ये है कि टैक्स रेसिपिएंट ने गवर्नमेंट को पे किया यहाँ परचेज पर, जबकि हमेशा सप्लायर पे करता है। तो क्या इसने जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा कि यस ये तो परचेज के ऊपर टैक्स है ना, चाहे वो पे करे चाहे ये पे करे, अगर इसकी परचेज के ऊपर कोई टैक्स है तो उसका क्रेडिट इसको मिलेगा ही।
तो यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर जो पंप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए और उस पर खुद ने टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किए हैं, पंप्स ऑब्टेन्ड, पंप आपने खरीदे हैं, कहाँ से खरीदे हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपने यहाँ पर पंप खरीदे हैं तो यहाँ पर अगर पेमेंट किया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर तो ये क्रेडिट मिल जाएगा। RCM बेसिस पर यहाँ पर टैक्स पेड बाय ABC लिमिटेड ने टैक्स पे किया। कंप्लीट है। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। देखो अगर ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो रहे हैं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में केवल तभी मिलता है अगर आप आउटवर्ड सप्लाई में या प्लांट और मशीनरी के स्ट्रक्चर के लिए आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो ऑफिस की बिल्डिंग बन रही है उसमें गुड्स यूज हो रहा है, गुड्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, गुड्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अगर ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में अगर यूज होता है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में अगर कभी भी गुड्स का सप्लाई होता है, ठीक है ना, सेज यूनिट में कभी भी गुड्स का सप्लाई होता है तो उसका अपने को यहाँ पर क्या मिल जाता है, हमेशा क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली, कैपिटल गुड्स यूज्ड exclusively for making outward supply to the special economic zone। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में क्या होता है, टैक्स नहीं लगता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको टैक्स नहीं लगता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपका टैक्स नहीं लगता है। एक तरह से हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जम्प्ट सप्लाई हुई है ना, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही सप्लाई करेंगे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई कर रहे हैं मीन्स ये एग्जम्प्ट सप्लाई है और एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली लाए हैं। देखो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एक्सेप्शन रहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अगर आप लाते हैं तो यहाँ पर आपको कैपिटल गुड्स पर क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। नॉर्मल इसके अलावा अगर कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो उस पर आपको अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है, उनको यहाँ पर एग्जम्प्ट सप्लाई की जगह जीरो रेटेड सप्लाई में कवर कर लिया है ताकि इन पे क्रेडिट अवेलेबल हो जाए। तो ये हमारे लिए जीरो रेटेड सप्लाई होती है और इसके ऊपर आपको क्रेडिट एडमिशेबल होती है। तो आप ब्रैकेट में लिख भी लें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में अगर कभी भी गुड्स का सप्लाई होगा तो इसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा और इस पर आपको क्या हो जाएगा, क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट है। प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आएंगे आप लोग कि कब अवेलेबल हो रहा है और कब अवेलेबल नहीं हो रहा है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कि कब अपने को ITC मिलेगा। Determine the amount of input tax credit available to the POSCO Limited in respect of the following items procured by them in the month of January 2018। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बता रखा है कि जो POSCO Limited एक कंपनी है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट बताना है। अपने को बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं जनवरी 2018 के, आपको बताना है कि किन किन आइटम पे आपको क्रेडिट मिलेगा और किन किन आइटम पे नहीं मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन को ऑरली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसने क्या बोला है, इनपुट्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अगर कोई भी इनपुट्स जो फाइनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आते हैं तो उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो 72,000 का जो हमने इनपुट टैक्स पेड किया है उसका पूरा आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड है इसमें फूड एंड बेवरेजेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम द स्वीट कैटरर्स फॉर बीइंग यूज्ड इन द डीलर्स मीट। देखो आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का जो सेकंड क्लोज है उसमें अपन ने बात करी थी, अगर कोई भी फूड
कोई भी फूड यहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग में कंज्यूम्ड हो रहा है आपका, यानी वो फर्दर सप्लाई में नहीं जा रहा है, देन इन सच केस वो पर्सनल कंजप्शन माना जाएगा और उस पर आपने जितना भी जीएसटी टैक्स पे किया है उस इनपुट पर वो आपको अलाउड नहीं होगा। तो फूड और बेवरेजेस जो स्वीट कैटरर से आपने प्रोक्योर्ड करिए और डीलर्स मीट आपने अपने बिजनेस एसोसिएशन की मीटिंग में उसको क्या किया है, कंज्यूम्ड किया है, तो उस पर क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड है गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। देखो वारंटी पीरियड में अगर आप कोई भी सर्विसेज देते हो तो वो टैक्सेबल सर्विसेज ही कहलाती है और उसके ऊपर अगर आप कोई भी इनपुट यूज़ करते हो तो वो इनपुट्स पर आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। तो अगर आप वारंटी पीरियड में कोई भी सर्विसेज देते हो तो उस पर आपको क्रेडिट मिलेगा, 12,000 का क्रेडिट अवेलेबल होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है गुड्स यूज्ड फॉर सेटअप टेलीकम्युनिकेशन टावर आप बीइंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो टेलीकम्युनिकेशन टावर सेटअप किए, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेटअप करी, इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो क्योंकि केवल प्लांट और मशीनरी अगर होती है, अगर प्लांट और मशीनरी को सेटअप करते हो तो ही आपको मिलता है, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में या तो फर्दर सप्लाई हो या फिर आप प्लांट एंड मशीनरी के सेटअप के लिए कर रहे हैं, तो ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो इस केस में यहाँ पर इसका क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्ट है इनपुट्स स्टॉलन फ्रॉम द फैक्ट्री स्टोर। आपकी फैक्ट्री में से इनपुट्स चोरी हो गया, अगर इनपुट्स चोरी हो गया है आपकी फैक्ट्री में से तो भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि इनपुट्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टॉलन या कॉन्फिस्केट हो जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर क्रेडिट अलाउड नहीं होती है। कंप्लीट है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है।